सोशलॉजी आप सभी का स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीए थर्ड ईयर सोशलॉजी सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धति वाले पार्ट से प्रश्नावली पर अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली के परिभाषाओं, अर्थ और प्रकार पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। उसके उद्देश्यों को, उसकी विशेषताओं को हम जान चुके हैं। अब प्रश्नावली की रचना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से प्रश्नावली की रचना करनी चाहिए, उस पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली की रचना। प्रश्नावली द्वारा अनुसंधान की सफलता बहुत कुछ उसकी रचना एवं निर्माण विधि पर निर्भर करती है। चूंकि प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता के देता है, इसलिए प्रश्नावली के निर्माण में अधिक सावधानी व सतर्कता की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण में सुविधा हो, इस दृष्टि से ही प्रश्नावली को सरल एवं स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, अन्यथा प्रश्नावली की उपयोगिता समाप्त हो सकती है। जब हम प्रश्नावली का निर्माण करते हैं तो हमें विशेष रूप से 3 बातों पर ध्यान देना होता है। एक, अध्ययन की समस्या; दूसरी, प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति एवं शब्दावली; और तीसरी, प्रश्नावली की बाह्य आकृति और भौतिक पक्ष। चलिए हम इन तीनों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अध्ययन की समस्या। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने और प्रश्नों की रचना करने से पूर्व यह आवश्यक है कि समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाए, ताकि स्पष्ट हो जाता कि समस्या के किन पक्षों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करनी है और प्रश्न हमको बनाने हैं। ऐसा करने से समस्या के लिए आवश्यक पक्ष के छूटने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है। साथ ही कम और अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में कम और अधिक प्रश्नों का बंटवारा भी कर लिया जाता है। विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभवों का प्रश्नों के निर्माण में उपयोग करना चाहिए, जिससे कि सभी प्रश्नों को सम्मिलित होने की संभावना हो। विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का भी प्रश्नों के निर्माण में उपयोग करना चाहिए। विषय के विद्वान एवं मित्रों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग लिया जाना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले लोगों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग लेना चाहिए। प्रश्नावली की रचना से पूर्व क्षेत्र तथा सूचनादाताओं के विस्तार को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्षेत्र बड़ा होने पर निर्देशन की संख्या भी तय कर लेनी चाहिए। अगर इस प्रकार प्रश्नावली के निर्माण से पूर्व समस्या के विभिन्न पक्षों से प्राप्त जानकारी कर ली जाए तो हम एक बहुत ही प्रभावशाली प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक सूचनाएं जुटाने में सफल हो। दूसरा, प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति एवं शब्दावली। प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न को सम्मिलित करने से पूर्व यह देखना चाहिए कि वह किस विषय के बारे में सूचना संकलित करने में कितना सहायक होगा। अनावश्यक प्रश्नों को सम्मिलित करने से समय, श्रम, धन का दुरुपयोग होता है। हमें प्रश्नों की आवश्यकता, प्रकृति, भाषा, सरलता, स्पष्टता, क्रम आदि को भी प्रश्नावली के निर्माण के समय स्थान देना चाहिए। प्रश्नों के निर्माण के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें एक प्रश्नावली को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए? तो वो है प्रश्नों की स्पष्टता एवं विशिष्टता, क्योंकि प्रश्नावली को उत्तरदाता को बिना किसी प्रगणक की सहायता से स्वयं भरना होता है। अतः प्रश्न स्पष्ट एवं सरल होने चाहिए, जिन्हें उत्तरदाता उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में वे पूछे गए हैं। प्रश्नों में विशिष्ट एवं विभागीय शब्दों को तथा उनके संक्षिप्त रूप का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अप्रचलित, भावात्मक, सापेक्षिक, दोषपूर्ण एवं बहुअर्थक शब्दों में से बचा जाना चाहिए। तकनीकी शब्दावली का प्रयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अस्पष्ट प्रश्न भी नहीं किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए यह पूछना कि क्या आपको वेतन अच्छा मिलता है, इसके स्थान पर यह पूछना चाहिए कि आपको वेतन कितना मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न विशिष्टता के लिए हुए होने चाहिए। प्रश्नों की सरलता। प्रश्नावली में सरल प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उन्हें समझ सके। क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर देने में सूचनादाता की सहायता के लिए वहां पर उपस्थित तो होता नहीं है। इसलिए हमको इस तरह से जो प्रश्नों की रचना है सरलता पूर्वक करनी चाहिए, ताकि उसको हर व्यक्ति समझ सके और उसका उत्तर दे सके। इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा।
सही उत्तर प्राप्त करने के लिए इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा देना भी आवश्यक है। ऐसा न होने पर प्रत्येक उत्तरदाता इनका भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकता है और उनके उत्तर भी अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह प्रश्न करना कि आपके परिवार में प्रौढ़ कितने हैं, इसके स्थान पर यह प्रश्न किया जाना चाहिए कि आपके परिवार में अमुक आयु के व्यक्ति कितने हैं। सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न। उत्तम प्रश्न वे होते हैं जो सही एवं स्पष्ट सूचना प्राप्त करने में सहायक होते हैं। प्रश्न ऐसे हों जिनसे कि व्यक्ति सही स्थिति को छिपा नहीं सके। उदाहरणार्थ यह प्रश्न करना कि तुम आधुनिक शिक्षा के विरुद्ध क्यों हो अनुपयुक्त होगा। इसके स्थान पर आपको यह पूछना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा की कमियां क्या हैं। संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध उत्तर। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार के हों जिनका उत्तर संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध रूप से प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए यह प्रश्न किया जा सकता है कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। अविवाहित, विवाहित, त्याज्य, तलाकशुदा, पुनः विवाहित, विधवा, विधुर आदि आदि, और उत्तरदाता को इनमें से किसी एक के आगे निशान लगाना होता है। ऐसे प्रश्न पूरी तरह से श्रेणीबद्ध एवं समावेशी होते हैं जिनके उत्तर में कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती। कम प्रश्न। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। अधिक प्रश्नों वाली प्रश्नावली के भरकर लौट आने की संभावना कम होती है क्योंकि उन्हें भरने में उत्तरदाता ऊब महसूस करता है। लंबी प्रश्नावलियों में समय, श्रम एवं धन भी अधिक खर्च होता है। अतः प्रश्नावली में केवल आवश्यक प्रश्न ही सम्मिलित किए जाने चाहिए, निरर्थक प्रश्न नहीं। गणना। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसकी गणना वर्गीकरण एवं सारणीय सरलता से किया जा सके। अधिकांशतः प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में होने पर अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। गुप्त सूचनाएं। प्रश्नावली में सूचनादाता से संबंधित गुप्त सूचनाओं को जानने वाले प्रश्न सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर वह नहीं देना चाहेगा। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति से उसके यौन संबंधों एवं व्यापारिक रहस्यों के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। अत्यधिक गहन सूचनाएं। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के बारे में गहन सूचना प्राप्त करने वाले हों। इससे व्यक्ति के नाराज होने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए व्यक्ति से उसके पारिवारिक कलह, पत्नी से संबंध, रिश्वत आदि के बारे में प्रश्न करने से उसके क्रोधित होने की संभावना रहती है और ऐसी स्थिति में उत्तर पाने से वंचित रहना पड़ सकता है। पथ प्रदर्शक प्रश्नों से बचाव। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए जो स्वयं उत्तरों की ओर संकेत करते हो, जैसे क्या तुम शिक्षित हो, क्या तुम बाल विवाह के पक्ष में हो। इन प्रश्नों के उत्तरों में पहले से ही सकारात्मक पक्ष मौजूद है जिनका उत्तरदाता कभी कभी समर्थन कर देता है। प्रश्नावली की बाह्य अथवा भौतिक पक्ष। प्रश्नावली की सफलता केवल प्रश्नों की भाषा एवं शब्दों पर ही निर्भर नहीं करती वरन उसकी भौतिक बनावट पर भी निर्भर करती है। चूंकि प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता है, अतः सूचनादाता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्नावली की भौतिक बनावट जैसे उसका कागज, आकार, छपाई, रंग रूप, लंबाई आदि आकर्षक होनी चाहिए। प्रश्नावली के भौतिक पक्ष में निम्नलिखित बातों को ध्यान दिया जाना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहला है आकार। सामान्यतः प्रश्नावली बनाने के लिए कागज का आकार 8 बाई 12 इंच अथवा 9 बाई 11 इंच का होना चाहिए जिन्हें आसानी से मोड़कर लंबे लिफाफे में रखा जा सके। किंतु वर्तमान में छोटे आकार की प्रश्नावली जो कि पोस्टकार्ड साइज में होती है का प्रचलन भी बढ़ा है। कम पृष्ठों की प्रश्नावली होने पर उसका डाक व्यय भी कम आता है तथा उसके भरकर लौट आने की संभावना भी अधिक रहती है। लंबे आकार की प्रश्नावलियों को डाक द्वारा भेजने पर फटने का डर भी बना रहता है। कागज। प्रश्नावली के लिए प्रयोग किए जाने वाले कागज भी कड़ा, चिकना, मजबूत एवं टिकाऊ होना चाहिए। खुरदरा एवं चिकने वाला कागज नहीं होना चाहिए। जहां तक हो कागज रंगीन तथा ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित प्रश्नावलियों में भिन्न भिन्न रंगों के कागज का प्रयोग करने में से उनकी छटाई आसान हो जाती है। कागज पतला होने पर डाक व्यय भी कम लगता है। छपाई। प्रश्नावली को छपाया जा सकता है अथवा साइक्लोस्टाइल कराया जा सकता है। छपाई स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके।
आकर्षक छपाई सूचनादाता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। प्रश्नावली की लंबाई। प्रश्नावली बहुत अधिक लंबी भी नहीं होनी चाहिए जिसे भरने में उत्तरदाता ऊब और निरस्ता महसूस करे। सामान्यतः आधे घंटे में भरी जाने वाली प्रश्नावलियां उपयुक्त मानी जाती हैं। हाशिए एवं जगह छोड़ना। प्रश्नावली का निर्माण करते समय बाईं ओर 3/8 एवं दाईं ओर 1/5 अथवा 1/6 हाशिया छोड़ना आवश्यक है। इससे प्रश्नावली आकर्षक बन जाती है और आवश्यकता पड़ने पर हाशिए में टिप्पणी भी अंकित की जा सकती है। इसमें कागज को पंच कर फाइल करने में भी सुविधा होती है। प्रश्नावली को छापते समय अक्षरों तथा प्रश्नों के बीच पर्याप्त जगह छोड़नी चाहिए ताकि उसे पढ़ने में सुविधा हो तथा मुक्त प्रश्नों के उत्तर लिखे जा सके। प्रसंगों की व्यवस्था। एक विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ एक क्रम में लिखा जाना चाहिए। यदि प्रश्नों की संख्या अधिक हो तो उन्हें व्यवस्थित करके विभिन्न समूहों में बांट देना चाहिए। प्रश्नावली में शीर्षक, उपशीर्षक, कॉलम तथा सारणियां आदि सही क्रम में छपे होने चाहिए ताकि उनके संपादन में अधिक समय व धन नहीं लगाना पड़े। प्रश्नावलियों की पूर्व जांच, जिसे हम पूर्व परीक्षण भी कहते हैं। प्रश्नावलियों का निर्माण करने के बाद उसका वास्तविक रूप से प्रयोग करने और डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजे जाने से पूर्व एक छोटे से निर्देशन क्षेत्र में उसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि प्रश्नावली में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हो तो उन्हें सुधारा जा सके। प्रश्नावली के निर्माण में चाहे कितनी भी सावधानी रखी जाए, कितने ही अनुभवी व्यक्ति एवं साहित्य का सहारा लिया जाए, फिर भी उसमें कमियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः आवश्यक है कि प्रश्नावलियों की पूर्व जांच कर ली जानी चाहिए। इससे हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि उत्तरदाता प्रश्नों की सही अर्थ में समझ सकते हैं या नहीं, वे इसका क्या अर्थ लगाते हैं। प्रश्नावली की लंबाई, विषय वस्तु, भाषा शैली में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। सहगामी पत्र। पूर्व परीक्षण कर लेने एवं प्रश्नावली को अंतिम रूप देने के बाद प्रश्नावलियों को सूचना संकलन हेतु डाक द्वारा भेजा जाता है। इसके साथ अनुसंधान करने वाली संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा एक पत्र भी भेजा जाता है जिसे सहगामी पत्र कहते हैं। इस पत्र में सूचनादाता को अनुसंधान करने वाली संस्था का परिचय दिया जाता है, उसे अनुसंधान का विषय व उसके उद्देश्य बताए जाते हैं तथा प्रश्नावली को एक निश्चित समय में शीघ्र भरकर लौटाने की प्रार्थना की जाती है। उत्तरदाता से कहा जाता है कि आपके सहयोग से ही अनुसंधान कार्य पूर्ण हो पाएगा। पत्र टाइप किया हुआ, छपा हुआ हो सकता है। पत्र साफ साफ छपा हुआ एवं आकर्षक कागज में हो जिससे कि सूचनादाता आकर्षित हो सके। पत्र ही सूचनादाता व अनुसंधानकर्ता के बीच की एक कड़ी का काम करता है, उन्हें एक दूसरे के निकट लाता है। पत्र का शीर्षक मोटे अक्षरों में हो जिसे पढ़कर सूचनादाता वस्तुस्थिति को समझ सके। पत्र की भाषा एवं शब्दावली का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए जिसे पढ़कर उत्तरदाता स्वयं ही सूचना देने को तैयार हो जाए। पत्र में यह भी लिखा जाए कि आपके द्वारा दी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी, उनका दुरुपयोग नहीं होगा और सार्वजनिक रूप से उन्हें प्रकाशित भी नहीं किया जाएगा। प्रश्नावली भेजने में सावधानियां। सहगामी पत्र हो तैयार हो जाने के बाद प्रश्नावलियां सूचनादाता के पास डाक के द्वारा भेजी जाती हैं। इस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यह जांच कर लें कि प्रश्नावली उत्तरदाता के सही पते पर भेजी जा रही है। सभी प्रश्नावलियां एक साथ भेजी जाएं ताकि वे भरकर पुनः एक ही साथ लौट सकें। प्रश्नावलियों को ऐसे दिन भेजा जाए ताकि वे उत्तरदाता के पास रविवार से 1-2 दिन पूर्व पहुंच जाएं ताकि उत्तरदाता उन्हें अवकाश के समय में शांति एवं धैर्यपूर्वक भर सके और लौटा सके। प्रश्नावली के साथ उत्तर भेजने के लिए पता लिखा हुआ एक टिकट लगा लिफाफा भी भेजना चाहिए। अनुगामी पत्र। कई बार प्रश्नावलियां उत्तरदाता द्वारा भरकर लौटाई नहीं जाती, तब लगभग 15 दिन बाद एक और पत्र उत्तरदाताओं को प्रश्नावली भेजने के याद दिलाने के लिए भेजा जाता है और उसमें प्रार्थना की जाती है। इसी पत्र को हम अनुगामी पत्र कहते हैं। प्रोफेसर लिंडसे ने अनुगामी पत्र भेजने की समय सूची भी बताई। प्रथम अनुगामी पत्र 16 दिन पश्चात, द्वितीय अनुगामी पत्र प्रथम पत्र से 1 सप्ताह बाद और साथ ही प्रश्नावली की एक प्रति और भेजी जानी चाहिए क्योंकि पहले प्रश्नावली के खो जाने अथवा खराब हो जाने के कारण भी कई बार उत्तरदाता सूचना नहीं दे पाता है। तृतीय अनुगामी पत्र द्वितीय पत्र के 2 सप्ताह बाद भेजना चाहिए। फिर भी उत्तर प्राप्त न हो तो ऐसे सूचनादाता का नाम अध्ययन सूची से हटा दिया जाना चाहिए। कई बार तार एवं टेलीफोन के द्वारा भी उत्तरदाता को प्रश्नावली भरकर भेजने की अपील की जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने
किस प्रकार से प्रश्नावली की रचना करनी चाहिए, किस प्रकार से उत्तरदाताओं के पास भेजना चाहिए, क्या तैयारियां हमें प्रश्नावली बनाते समय करनी चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान हमें प्रश्नावली की रचना करते समय रखना चाहिए, उसके बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्नावली को समझने में मेरा ये वीडियो आपके बहुत उपयोगी साबित होगा। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।